हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही तुम्हें? आ रही है। आ रही है मैम। अभी आवाज आ रही? आ रही है क्या बैकग्राउंड नॉइज? अरे बैकग्राउंड नॉइज का बताओ। हम अब नहीं। मम्मी ने आज पूरा वो बना रखा है। अब मैं कहती हूँ कि बंद कर लो स्पीकर, थोड़ा कहती है कि मेरे को आवाज नहीं आती फिर किचन तक। उनका चल रहा है बढ़िया। मैम मुझे लगा सिंगर बुला रखे हैं आपने। सिंगर नहीं, वो स्पीकर चला रखा उन्होंने। क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये डांट जाएंगे। हाँ, वेव ऑप्टिक्स का रह रहा है अभी पर डिस्कशन, बिल्कुल करेंगे उसका। ठीक है, उसका कल कर लेंगे। अभी मॉडर्न फिजिक्स का कर लेते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के करने से भी पहले तुम्हारे असाइनमेंट का डिस्कशन कर लेते हैं। फटाफट बता दो। लास्ट हमने पोटेंशियल तक कर लिया था, फ्लक्स और कंडक्टर्स रह गए थे। फ्लक्स और कंडक्टर्स में से किसी को इशू है? बताओ बेटा, फ्लक्स और कंडक्टर्स। मैम कंडक्टर में क्वेश्चन। कंडक्टर का कौन सा क्वेश्चन? मैम कंडक्टर, हाँ कृतिका बताओ। थर्ड। मैम भाई लिख दो तुम लोग, आवाज नहीं समझ में आ रही। लिखो, लिखना शुरू करो। कंडक्टर्स का क्वेश्चन नंबर लिखो, कौन सा चाहिए जिसको। कृतिका कह रही है फिफ्थ। अब्दुल्ला सिक्स्थ। बाकी बाकी पलक, मनीषा तीसरा, गर्व छठा। क्या है सिक्स्थ में? अच्छा, सिक्स्थ और सेवंथ देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए दोनों साथ में डाले हैं, सिक्स्थ और सेवंथ। मजा आ रहा होगा असाइनमेंट करने में, है ना? टॉपिक वाइज मिल रहे हैं तो। नहीं आ रहा? मैम कल के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 समझा देते। कल का कौन सा असाइनमेंट है? मैम रेजिस्टेंस वाला। मैम रेजिस्टेंस लॉ वाला। अच्छा, मैम आज वाला असाइनमेंट भी थोड़ा टफ टाइप लग रहा है। केवीएल केसीएल वाला?
यस मैम। केवीएल केसीएल वाला डिफिकल्ट लग रहा है क्या बच्चा? क्लास में मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस तो करवाए हैं तुम्हें, केवीएल केसीएल के जो मैम भी दो तुम्हारे तीन दो तीन बार करना पड़ रहा है तब आंसर आ रहा है। पेपर वहां पे भी तो करोगे फिर बोर्ड्स में। केवीएल केसीएल से तो आता है सवाल, एक डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस। अगर नहीं, अगर समय लग रहा है तो अभी लगने दो जितना समय लग रहा है, पेपर में नहीं लगना चाहिए समय, है ना। अगर मैं एकदम हलवा पेपर बना के दे दूं फिर उसका भी तो फिर फायदा नहीं है ना। बताओ तुम लोग, कुछ फायदा रहेगा उसका? उसमें इजी भी है और कुछ डिफिकल्ट भी है, कि जो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि अभी हमसे इजी वाले ही नहीं बन रहे तो पहले तुम इजी वाले बना लो, ठीक है बेटा। पलक तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? तुम्हें तो बहुत डाउट रहता है फिजिक्स में, यहाँ एक भी डाउट नहीं लिखा। मैम जो मैंने क्वेश्चन पूछने थे वो बच्चे ने पहले भेज दिए। पीरबख्श, अगर आपको डाउट है ना केवीएल केसीएल में, टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर तुम खुद से भी मेहनत करो जब भी बात बनेगी, क्योंकि पलक तुम्हारे सारे डाउट रिजॉल्व हो गए, ये क्या बात हुई? नहीं हाँ मैम, मैंने बोला अभी जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे मैंने वही पूछना था। अच्छा, तुम्हारा खुद का कोई डाउट नहीं है? यही यही थे तुम्हारे डाउट भी सेम? तो नहीं मैम, क्वेश्चन एग्जीक्यूशन हो रहा है। भाई तुमने तो सारे ही बता दिए, पांचवा छठा छठे, सिमरन ने सिक्स्थ सेवंथ भी आ गया, सिक्स्थ सेवंथ नाइन्थ भी आ गया, तो मुझे लग रहा है एट्थ भी आया है प्रिंस राठौर का। एट्थ कौन सा है? ठीक है, एट्थ वाला मैंने क्लास में कराया था, सारे ही आ गए भाई। कंडक्टर के सारे सवालों में डाउट है। मैम ये फ्लक्स का था। भाई टॉपिक तो लिखो, फ्लक्स का पूछ रहे हो, किसका पूछ रहे हो? मैंने तो कंडक्टर के लिए बोला था। मैम कंडक्ट ले, कोई कंडक्टर कोई फ्लक्स। पहले मैं कंडक्टर के ले रही हूँ, पहले कंडक्टर के लिखो, फिर मैं फ्लक्स पे जाती हूँ। फटाफट लिखने शुरू करो भाई, कंडक्टर के लिखो पहले। ठीक है, जो दो बार से ज्यादा सब सवाल समय ले रहा है और नहीं बन रहा तो फिर उसको छोड़ दो, ठीक है। ठीक है, तो कंडक्टर्स का सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आया है, फिफ्थ क्वेश्चन, नहीं थर्ड क्वेश्चन, है ना। थर्ड क्वेश्चन मनीषा ने पूछा है, तो मनीषा देखो थर्ड क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि मेरे पास दो मैटर स्फीयर्स हैं जिसका रेडियस r है, दूसरे का 2r है, have the same surface charge density, they are brought in contact and separated, what will be the new charges and densities on them? तो इसमें देखो दोनों के पास इनिशियल चार्ज मान लो Q1 Q2 है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो सेम है। उसके बाद जब उनको सेपरेट करोगे तो न्यू चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? रेशोज में। किसके रेशो में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो वहां से तुम निकाल लेना कि नया चार्ज क्या बनेगा। अच्छा सॉरी, व्हाट विल बी द न्यू चार्ज डेंसिटी? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, एक के पास रेडियस r है, दूसरे के पास रेडियस 2r है, ठीक है। इनके पास, दोनों के पास सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके पास भी सिग्मा है और इसके पास भी सिग्मा है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, तो पहले इनको तुम कॉन्टेक्ट में लेके आते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट में लेके आए, इसका मतलब कब तक कॉन्टेक्ट में लेके आए और इसको फिर से क्या किया? सेपरेट कर दिया। तो अब पूछ रहा है कि जब इनको दोबारा सेपरेट करोगे तो न्यू चार्ज डेंसिटी बताओ इस स्फीयर ए और बी पे,
न्यू चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी। तो कैसे लिखोगे भाई, मान लेते हैं कि मेरे पास पहले इस वाले पे चार्ज Q1 था और इस पे चार्ज Q2 था। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ऐसा क्वेश्चन अभी तो कराया था पोटेंशियल वाले में, उसी तरीके का ये मिक्स कर दिया कॉन्सेप्ट टॉपिक। Q1 प्लस Q2, तो Q किसके बराबर बनेगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। दूसरा कितना बनेगा, सिग्मा 4 पाई, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 2r, इसका होल स्क्वायर। तो तुम्हारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा बेटा, यहाँ से कितना आया ये 4 पाई और 4 दूनी 8, कितना बनेगा 20 मैम 20 बन जाएगा। पाई आर स्क्वायर। टोटल चार्ज आ गया। अब तुम्हारे पास टोटल चार्ज है, अब तुम्हें पता है कि जो भी नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये जो भी आएगा मेरे पास Q1 डैश और Q2 डैश, ये किसके अकॉर्डिंग आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। यानी Q1 डैश और Q2 डैश किसके प्रोपोर्शनल रहेगा भाई, Q1 डैश किसके प्रोपोर्शनल रहने वाला है बेटा, Q1 डैश R के, और Q2 डैश किसके प्रोपोर्शनल रहने वाला है 2R के। यस और नो, R बाय R हो गया। तो यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश टोटल चार्ज किस हिस्से में बटेगा, 1:2 वाले हिस्से में बटेगा। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, देखो अब 1 अपॉन, अब तुम्हें रेशो तो निकालना आता ही है, क्योंकि ये 1:2 है, तो Q1 डैश होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। Q2 डैश कितना हो जाएगा बेटा, देखो 1:2 में बटेगा, तो Q2 डैश का सेकंड पोर्शन, तो ऊपर 2 अपॉन में 3, रेशो आता है ना करना, मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है 20, तो ये कितना हो गया 40 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो तुम्हारे पास बेटा नया चार्ज आ गया, क्या नई डेंसिटी नहीं निकाल सकते, नया चार्ज आ गया, नई डेंसिटी निकाल लोगे, Q1 डैश अपॉन बताओ सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। Q1 डैश नया आ गया, बस तुम्हें एरिया से डिवाइड करना है, कर लो कितना आएगा। देखो Q1 डैश कितना हो जाएगा 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आया भाई, पाई आर स्क्वायर से पाई गया 4, ये कितने पे कटेगा 5 पे, तो कितनी आई सिग्मा डेंसिटी 5 सिग्मा बाय 3 आ गई। यस मैम। ये मल्टी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जहां पर तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्या कि जब एक बार कांटेक्ट में ले आए, जब दूर हटाएंगे तो चार्ज किस रेशो में डिवाइड होता है, मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इस तरीके से। और टोटल चार्ज ये वाली तो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था पोटेंशियल का, उसमें कराया था ना ये वाला क्वेश्चन, सेम टोटल चार्ज अगर तुम्हें दिया हो तो इस तरीके से निकालो। बताओ समझ आया। Q2 डैश ऐसे कितना हो जाएगा 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से, अच्छा 2R है इसका, तो 16 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो इसको कैंसिल कर लेना, कितने पे कटेगा 4/10 2/5, यानी 5/6 आ जाएगा ये 5/6। बताओ, बता देना अगर जहां कुछ पॉइंट समझ में ना आए, प्लीज पूछ लो, यही समय है। बोलो आया। 2019 का सवाल है ये नीट का, पर ये नीट का क्वेश्चन काफी अच्छा था इसलिए दिया है। अच्छा क्वेश्चन था ना नीट का भी। यस मैम। जेई के हिसाब से। हाँ मैम चार्ज डेंसिटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज डेंसिटी किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा वाली, चार्ज पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज होती है क्या, कि अगर मान लो मेरे पास कोई ज्यादा पॉइंटेड एरिया है ना, पॉइंटेड एरिया है, तो मतलब उसका एरिया तो बहुत कम हो गया उस पॉइंट का, तो वहां पर तुम जितना भी चार्ज स्टोर करोगे वो तुम्हारा सिग्मा बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया कम होने से क्या बढ़ेगी, अगर एरिया कम हो गया तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी ना।
ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी तुम्हारा आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा ये 8 क्वेश्चन दिया है ना, ये आगे बढ़ो। जैसे ये वाला 8 क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से मैम ये तो आपने पहले भी करवाया था एक बार। पहले समझाया था ना। तो यही चीज है, ये पॉइंटेड वाला ये है ना, ए पॉइंट जो पॉइंटेड है इसका सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी रहेगा। क्यों रहेगा इसका सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी? क्योंकि इसका एरिया इज स्मॉल, और एरिया स्मॉल होते ही चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ मैक्सिमम हो जाएगी। जाएगी ना। तो ए पॉइंट की मैक्सिमम हो गई, ये दोनों पॉइंट तो बराबर ही है ना। और इसकी देखो ये सबसे ज्यादा एरिया लेके बैठा है। अगर इसके पास सबसे ज्यादा एरिया है डी पॉइंट के पास, एरिया इज लार्ज, तो यहाँ पर एरिया सबसे ज्यादा है, तो इसके पास चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी इस वाले पॉइंट की, डी पॉइंट की। बताओ जो यहाँ पर सिग्मा 3 दिया हुआ है इन्होंने, देखो सिग्मा 3 शायद सबसे कम होगा। मैम सबसे कम तो 2 और 4 होगा। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर पॉइंटेड है ये, एक सेकेंड मैंने डायग्राम गलत बना दिया। वेट, मैम ये एरिया कैसे ले रहे हैं? मैंने डायग्राम गलत बना दिया। देखो ये पॉइंटेड था यहाँ पे, मैंने देखा नहीं। एक यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे ऐसे गोलाई है, ये पॉइंटेड है, यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर है, और यहाँ पर हल्का सा पॉइंट बना के दिया होगा, ठीक है, इतना सा। तो ऊपर वाला तो सबसे पॉइंटेड है, तो यानी यहाँ पर सिग्मा 1 है, तो ये तो सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। सेकंड नंबर पे देखो ये कौन सा है? 4th, और ये 2 और ये 3rd। अब बताओ किसका एरिया सबसे ज्यादा दिख रहा है? अब मैम 2 और 4 का। 2 और 4 का अब सबसे ज्यादा है, और फिर सबसे कम 3 का दिख रहा है, बस इतना पोर्शन दिख रहा है। मैम सबसे कम 1 का है ना। हाँ सबसे कम एरिया सबसे कम है 1 का, तो इसका पास सिग्मा सबसे ज्यादा है। हाँ, थर्ड वाले के पास भी एरिया सेकंड नंबर पे कम है, तो अब इसके पास सिग्मा ज्यादा हो जाएगा सेकंड नंबर पे। और ये दोनों तो सेम है गोलाई में, तो ये वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये याद रखना, जिस पॉइंट का एरिया सबसे कम वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। ये मैम हाँ मैम Yes. ये एरिया कैसे देख रहे हैं? पॉइंटेड एरिया है ना, आप डायग्राम देखो, डायग्राम से समझ आएगा। फर्स्ट जहां पर सिग्मा 1 है वो एक पॉइंट बनाया हुआ है ना ऊपर एकदम, तो उस पॉइंट के पास क्या ही एरिया होगा, तो वहां पर कुछ भी चार्ज होगा उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी ना, इस वजह से। और ये वाला जो पॉइंट है इस तरीके का, यहाँ पर ये वाला एरिया काउंट होगा, ये पूरा ये इस तरीके से देखा है। और क्वेश्चन बोलो। मैम ये कौन से वाले का था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 कंडक्टर्स का। यस मैम। और मैम क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था इसका। मैम 7th बता दो। 6 बता। 6th और 7th बता दो। देखो 7th में क्या कह रहा है, ये तुम्हारे पास शेल है, शेल के पास क्या होती है? कुछ थिकनेस होती है, यानी ये बीच में ये होलो रहेगा, ठीक है, बीच वाला पार्ट होलो है। इस वाले की रेडियस कितनी दी हुई है इसने? a, और जो आउटर वाला है इसकी रेडियस दी हुई है b। अब ये क्या कह रहा है, एक हमने सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज रख दिया, तो 3 रीजन बताए हैं इसने। हमारे पास ये है पहला रीजन, दूसरा रीजन और ये तीसरा रीजन। अब ये कह रहा है इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या क्या होने वाली है। खुद बताओ क्या होगा। अगर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो खुद यहाँ प्लस क्यू इधर नेगेटिव, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। सेकंड वाला कैसा पॉइंट है? कंडक्टर्स, यहाँ कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? 0। जीरो। यानी सेकंड पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर चार्ज डिसाइड करता, कंडक्टर के चार्ज कहाँ डिसाइड करेगा? सारा का सारा सरफेस पे। तो इधर नेगेटिव चार्ज आया है इन साइड वाले पे, तो आउटर पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो अब मान लो थर्ड पॉइंट यहाँ पे है। अब देखो थर्ड पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं
तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए सेंटर से लेके इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का प्लस क्यू चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में तो ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि इक्वल चार्ज इंड्यूस हुआ है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट अभी मेरे पास कंडक्टर का कौन सा चार्ज है, आउटर सरफेस वाला कैपिटल क्यू, तो ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये वाला चार्ज। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो है, सिर्फ तुम्हारे सेकंड वाले रीजन में, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मैम एक बार दोबारा बता दें। देखो ये शेल है, ठीक है, शेल के पास क्या बोला गया है, शेल के बीचों बीच चार्ज रखा हुआ है कैपिटल, ये फिर उस शेल की थिकनेस है। अब भाई चार्ज अगर रखा होगा तो चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, यहाँ कैपिटल क्यू है तो इंड्यूस होगा चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है। ये होलो रीजन है, याद रखना, जहां ये कैपिटल क्यू चार्ज लिखा है ये होलो रीजन है, यहाँ कोई सॉलिड नहीं है, दिस इज होलो, होलो पोर्शन। जैसे तुम हाथों में कड़े पहनते हो, सिल्वर का देखा होगा जैसे लड़के पहनते हैं, तो उसकी सिर्फ थिकनेस होती है, बीच में से क्या रहता है, होलो रहता है ना, वो बीच में से होलो रहेगा। तो उस होलो पोर्शन के बीच में कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया तो उसकी बाउंड्री पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में, इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, अब ये माइनस क्यू चार्ज अगर यहाँ आया है तो ये प्लस क्यू चार्ज जनरेट करेगा, बट अब ये सारा पोर्शन कैसा है, ये सारा पोर्शन तो कंडक्टर है, इधर तो चार्ज आ नहीं सकता, तो चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर बाउंड्री पे, सरफेस पे, तो ये वाला चार्ज आ गया। अब बताओ कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेकंड पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, पहले पोर्शन में 0 नहीं होगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, थर्ड वाले में भी 0 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी थर्ड वाले में 0, क्योंकि बाहर प्लस आउटर चार्ज की वजह से, बाहरी चार्ज, बाहरी सरफेस पे चार्ज है, इसीलिए। अब इसका ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेम यही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, लेकिन अब मैंने इसमें क्या किया, इसकी बाउंड्री को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, सेम ये। अब एक बार बताओ, अब तुम्हारी कंडक्टर पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ में, सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया, अर्थ में, भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन देके सारा का सारा चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी ना। तो अगर अब मैं इस पी पॉइंट की बात करूं कि बाहर वाले पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप बताओ क्या होगी, नेट चार्ज बताओ कितना है, 0 है ना। तो अब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बात समझ आ गई, इसलिए दोनों ऑप्शन इकट्ठे दिए थे। मैम हाँ मैम इस क्वेश्चन में छठे वाले में क्यू चार्ज को r/2 से शिफ्ट करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, ठीक है। ओके मैम। मैम अर्थ में पूरा ही चार्ज ड्रेन हो जाता है। क्या बोल रहे हो? मैम जब हम कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं तो सारे चार्ज जो होता है आउटर पे वो सारा ड्रेन हो जाता है। इस केस में हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें तुम्हारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना तुम्हारे पास आउटर के पास पॉजिटिव चार्ज होगा ना, सारा अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे इस वाले केस में, ठीक है। इस वाले केस में हो जाएगा। ये शील्डिंग के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के। और बोलो, और क्वेश्चन कंडक्टर्स में। थर्ड बताना है एक बार दोबारा से। फिफ्थ भी बता। थर्ड बता दो दिया भाई, सो जाते हो क्या क्लास में? ये कौन सा क्वेश्चन है? मैम मैं लेट ज्वाइन हुआ था। क्या कह रहे हो? लेट मैम मैं लेट ज्वाइन हुआ, नेटवर्क इशू सक्षम होगा ये? सक्षम है ना? यस मैम। हाँ देखो बेटा, सक्षम क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, ये Yes, तुम्हारा ma'am. इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि पहले दो चार्ज है
दो स्फीयर है R और 2R। इन दोनों को इस तरीके से चार्ज बांटा गया है कि दोनों के पास कैसा डेंसिटी आए, बराबर, सिग्मा दोनों के पास बराबर आए। ठीक है, फिर क्या किया, इन दोनों को बराबर लेके आए, साथ में इकट्ठा करके आए, दोनों को टच कराया, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, चार्ज बटेगा। तो चार्ज कैसे बटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस, नया चार्ज आएगा कुछ, तो तुम्हें वो नया चार्ज निकालना है। दोनों चीज, तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या करो, मान लो कि Q1 प्लस Q2 मेरे पास टोटल चार्ज है। ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालो कि टोटल चार्ज कितना बनेगा। देखो दोबारा ही करना पड़ेगा। टाइम से आया करो क्लास में। मैम वो ये भी नेटवर्क इशू। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसकी रेडियस R और इसकी रेडियस 2R, इन दोनों को साथ में जोड़ दिया। अब इसके पास नया रेडियस बनेगा, सॉरी इसके पास नई चार्ज डेंसिटी आएगी और इसके पास भी नई चार्ज डेंसिटी आएगी, करेक्ट। यस मैम। दोनों के पास नया चार्ज भी आएगा, करेक्ट। अब तुम्हें Yes. पता है कि ये जो नया चार्ज निकालते हैं, मैम ने सिखाया हुआ है कि नया चार्ज कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस लिखते हो ना। यस मैम। ए वाले के पास रेडियस R है, इसके पास रेडियस 2 कितनी है, 2R, तो टोटल 2R. रेडियस क्या लिखोगे, 2R प्लस R मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, है ना। फिर Q भी लिखते हो, वो कितना हो जाएगा, 2R अपॉन 3R मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मेरे को यहाँ पे नई चार्ज डेंसिटी निकालनी है, भाई नई चार्ज डेंसिटी पूछी है ना, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो नया चार्ज चाहिएगा कि नया चार्ज कितना है, करेक्ट। उसके लिए ये पता होना चाहिए इनिशियली टोटल चार्ज कितना है, हाँ या ना, कि इनिशियली Yes, ma'am. टोटल चार्ज कितना था। तो अब पहले ये मान लो कि जब मेरे पास इनिशियली जो स्फीयर थे उन पे चार्ज Q1 और Q2 था, ये Q1 और Q2 किसके बराबर हो जाएगा, किसी Q के बराबर। अब इन्होंने क्या बोला है, सिग्मा बराबर है, तो सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। हाँ मैम ये आपने Q इक्वल टू ये R अपॉन ये कैसे लिखा? क्या किया, ये वाला, यस मैम, राइट। धनंजय पहली बार क्लास में आए हो क्या? हाँ, नहीं मैम। गुलाम सलाम वाला जब इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली डीपीपी दी थी गुलाम सलाम की, उसमें नहीं था ये? बताओ ये उसमें था या नहीं, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये? हाँ, ये तुम पहली बार सीख रहे हो, ये कैसे R अपॉन 3R। हाँ बोलो, मैम भूल गए, एक बार बता दो। तुम सब भूल गए, किसी को नहीं पता ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं? हाँ, पता है मैम। सक्षम नहीं पता, मैम संदीप, पता है। कृतिका, भाई अगर तुम्हें अब इस जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने को आ गया, जब तुम ये पूछ रहे हो ना कि मैम ये R प्लस 3R कैसे आया, तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम, धनंजय कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम। तुमने गुलाम सलाम वाले दिन क्यों नहीं पूछा मुझसे? गुलाम सलाम वाले दिन पूछना था ना, उस दिन पहले दिन में पहला सवाल था ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। मुझे नहीं बताया कैसे आया धनंजय, तुम तो ऊपर बढ़ने नहीं दोगे भाई, तुम तो वहीं ग्राउंड पे अटके रह जाओगे। कैसे कराऊंगी मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन? बताया नहीं था कि चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो QA कैसे बटेगा भाई, R, A वाले की रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी है, R, तो R लिखा, 2R प्लस R मतलब टोटल रेडियस, फ्रैक्शन परसेंटेज सीखिए, फ्रैक्शंस निकालते हैं ऐसे, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये B इसकी रेडियस है 2R, तो अपॉन में टोटल रेडियस आती है दोनों स्फीयर्स की मिला के। क्यू भी ऐसे लिखा है, क्यूबी की रेडियस 2R है, अपॉन में टोटल रेडियस आती है R प्लस 2R,
मल्टीप्लाई में टोटल चार्ज आता है। टोटल चार्ज मतलब इनिशियली टोटल चार्ज कितना था। ठीक है मैम। सुनो, इसको ऐसे समझो भाई, तुम्हारी क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, तुम्हें फ्रैक्शन सिखाती हूँ, 50, ठीक है, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, कितनी है नंबर ऑफ गर्ल्स, मान लो 20, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 30 हो गए, ठीक है। अब मैं तुमसे रेशो कहती हूँ, अब इसमें रेशो कैसे लोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशो बताओ। अब मैं कहती हूँ कि रेशो निकालो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो कैसे लिखोगे भाई, 20/30 2:3। 20/30 तो करोगे तो ये क्या आया, 2:3। 3 अब मैं अब मान लो, अब सुनो, अब तुम्हें कहीं पे ये टोटल ना देके कि नंबर ऑफ गर्ल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ये ना देके तुम्हें ये दे दे कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट 50 है, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का रेशो 2:3 है। चलो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, कैसे करोगे भाई, 2 बटे कितना लिखोगे, ये 2 और 3 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, 10 करके आ गया 20। यस मैम। अब ऐसे ही अगर तुमसे कहें कि टोटल बॉयज बताओ कैसे कितने हैं, टोटल बॉयज के लिए क्या लिखोगे, अब अगर ये 2 और 3 है, हाँ 3/5, यानी अब की बार बॉयज कितने होंगे, 3 होंगे, तो ऊपर 3 अपॉन में टोटल आता है रेशो का, 3 + 2 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, कितने आगे भाई, ये 30 आगे बॉयज। ये रेशो है जो बच्चे 5वीं 6वीं में सीखते हैं। इसको ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, और जैसे पहले सिखाया था कि Q1/Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, और तुम कैलकुलेशन सीखोगे मुझसे। हाँ तो देखो सक्षम, अब देखो टोटल चार्ज, अब हमें तो टोटल चार्ज चाहिए, पर समझ में आया ना, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, अब ये देखो, मैंने इनिशियली स्फीयर पे Q1 और Q2 चार्ज मान लिया, तो Q1 को क्या लिखोगे, सिग्मा A, क्योंकि मुझे चार्ज नहीं दिया, मुझे सिग्मा के टर्म्स में दिया है। बट एक चीज याद रखना, हमने सारे कैलकुलेशन सारे फॉर्मूले किसके टर्म्स में निकाले हैं, चार्ज के टर्म्स में, है ना। तो अब चार्ज को सिग्मा में करना आता है, सिग्मा A। अब Q2 कितना हो जाएगा, इसका भी सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी बराबर है 4π, इसका रेडियस 2r है, तो 2r²। तो ये टोटल कितना बनेगा भाई, 20 सिग्मा πr²। तो अब QA और QB आ जाएगा, कि अब QA का नया चार्ज और QB का नया चार्ज आ जाएगा। यस मैम। हाँ तो QA का जैसे ही नया चार्ज आ गया तो क्या निकाल लोगे, सिग्मा। सिग्मा कैसे निकालोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया करके, एरिया में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। यस मैम। हाँ तो ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे तुम्हारे पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट रटना नहीं है तुम्हें, ओके मैम। समझो चीजों को, समझ में आ गई। और बताओ, यस मैम। और सेकंड हो गया था सबका, यस मैम। यस मैम। गर्ल्स टीम, यस मैम। यस मैम हो गया था। तेज बोल दिया करो अगर किसी का रह जाता है, सिमरन एंड ऑल। शादिया करिए 6ठा और 7वां, शादिया 6ठा मैम 5th भी करा दिया 6ठा 7वां, और फ्लक्स पे आ जाऊं अब मैम 5th भाई, क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में देखो क्या कह रहा है कि दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं, इफ द स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ द मैग्नेट। इसमें क्या नहीं समझ में आया इस वाले क्वेश्चन में, देखो 2 कंडक्टर्स हैं, रेडियाई भी दी हुई है, इसकी R है तो इसकी मान लो 2R है, 5 और 10 mm दिया हुआ है। स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर, एक वायर से कनेक्ट कर दिया,
बाय कंडक्टिंग वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। मैम इक्विलिब्रियम कौन सा वाला कंडीशन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ठीक है। कंडक्टर्स का, ठीक है। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए एंड सरफेस ऑफ स्फीयर बी। एक बार बताओ, जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं या इनको टच करते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। मैम पोटेंशियल सेम हो जाता है। हाँ, पोटेंशियल अलग अलग होने की वजह से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो जब तक होता है जब तक दोनों स्फीयर के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो इसमें भी क्या होगा, वायर को कनेक्ट करने के बाद दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे? ए का पोटेंशियल बी के बराबर हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो मान लेते हैं कि ए पे चार्ज क्यू ए आ गया, बी पे चार्ज क्यू बी आ गया, तो कितना हो जाएगा भाई? के क्यू ए अपॉन इसका रेडियस कितना है? आर ए के कैपिटल क्यू बी अपॉन आर बी। यहां से रेशियो निकाल लो, के से के कट गया, के से के कट गया, चार्ज कितना आ जाएगा? देखो चार्ज का रेशियो कितना आया? आर ए अपॉन, हाँ आर ए अपॉन आर, आर ए 5 है और ये 10 है, तो कितना आ गया? 1/2। यानी चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1/2 रेशियो से होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, रेशियो ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड ए अपॉन बी का। मान लो क्यू ए अपॉन क्यू बी 1/2 आया है, कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे सरफेस पे कितना बनेगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर, स्मॉल आर स्क्वायर, आर इसका स्क्वायर। ए के क्यू बी अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कर लोगे, के से के कट जाएगा, तुम्हारे पास आर है, क्यू और क्यू बी के रेशियो है यहाँ पे, बोलो। यस मैम। इसमें क्या दिक्कत आ गई? देखो बेटा, थोड़ा सा तो इधर उधर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, मैं तुम्हें कितने ही क्वेश्चन करा लूं इस कॉन्सेप्ट पे, अगर तुम बार बार फिर वही करोगे तो फिर तो कैसे चलेगा? इसमें कुछ अलग थोड़ी ना था, है ना? तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम फिजिक्स के बच्चे हो, तुम्हें तो मैम कैलकुलेशन। हाँ बोलो। मैम ये सेकंड की तरह ही था पूरा। हाँ ठीक है, चले अब अगला क्वेश्चन करें। कैपेसिटी उस पे चले, फ्लक्स पे। यस मैम। यस मैम। यस यस एक सेकंड, फ्लक्स की पीडीएफ निकालने दो। शुरू हो जाओ। अरे काम कर दी। ओके चलो, फ्लक्स में बताओ बेटा जी, क्वेश्चन कौन सा कराना है? शुरू हो जाओ। पहला हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन। मैम करवा दो। Let the spherically symmetric charge distribution of charge density तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इस डेंसिटी पे वेरी कर रहा है अप टू डिस्टेंस r इक्वल्स टू r, मतलब जब तक उसकी सेंटर से लेके कैपिटल R तक चलेगी तो डेंसिटी इस टर्म पे वेरी करेगी। Where r is the distance from the origin, ठीक है भाई। The field at a distance r from r, अच्छा
इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जब तक कि तुम्हारी इस मतलब या तो ये आर से स्मॉल होना चाहिए, है ना, ये पूछा है। फाइंड इस रीजन में फाइंड इलेक्ट्रिक, कौन सा रीजन है ये? इनसाइड वाला रीजन है, इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, स्मॉल ma'am. आर है ना, कैपिटल आर तो Yes, इसकी रेडियस होगी, तो यानी ये कौन सा रीजन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात कर रहा है, तो ई इनसाइड में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे चीजों में क्या करते हैं भाई, इनसाइड में हमारे पास ये स्फीयर है, मैं क्या करती हूँ, पहले एक छोटा सा एलिमेंट कट करती हूँ जिसकी रेडियस आर होगी, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, देखो आर की टर्म में है ना, तो आर की टर्म में मानना इसकी थिकनेस डी आर है, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस मैंने कट करी है कितनी रेडियस पे है, आर रेडियस पे है। तो अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊं तो गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है। जिसमें से याद रखना जो ये ds है ये किसका सरफेस एरिया होता है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये हम गॉसियन सरफेस का एरिया लिखते हैं। चार्ज इनक्लोज का ये होता है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज मतलब इनक्लोज है, ठीक है। अब बताओ इस तुमने ये गॉसियन सरफेस कट किया है जो, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है बेटा भाई, रो के टर्म्स में दिया हुआ है ना, तो क्या लिखोगे, रो डीवी हम रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। रो तुम्हारे पास वेरिएबल है तो उठा के चिपका दो यहाँ पे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो नॉट 5/4 माइनस आर बाय कैपिटल आर। भाई डीवी क्या लिखोगे बताओ, इस छोटू एलिमेंट का डीवी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, यस मैम। यस मैम। छोटू Yes, ma'am. एलिमेंट का डी आर तो ऐसे लिखते हैं, समझाया है कि जब भी एलिमेंट कट करो तो कैसे होता है, या तो तुम्हारे पास रिंग का होगा तो रिंग का एरिया कैसे लिखते हैं, रिंग स्फीयर सबका बताया हुआ है, तो स्फीयर में कटता है क्या, वॉल्यूम, रिंग में हमारे पास डीए कटता है एरिया, तो वो 2 पाई एक्स डी एक्स करके कटता है, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो वो हमेशा 2 पाई एक्स डी एक्स में कटेगा। ये चीजें छोटी छोटी याद रखनी है। वॉल्यूम हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर, ये डी आर होगा हो जाएगा, डी आर तुम्हारा थिकनेस होता है जो वॉल्यूम बनाने में हेल्प करेगा। ओके, तो यानी हमने यहाँ पे चार्ज इनक्लोज लिख लिया और ये सब चीज लिख लिया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, ये मेरे साथ साथ चल ही रहा है, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करोगे भाई इसकी 5/4 माइनस आर बाय कैपिटल आर, देखो 4 पाई भी कॉमन ले लो, ये आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, बोलो ठीक है, हाँ या ना। एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस ये चल रहा है, ये कांस्टेंट टर्म 4 पाई दिस ई नॉट। अब बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, आर स्क्वायर को अंदर ले लो, 5/4 आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर, ये डी आर है दोनों में। कहां से लिमिट लगाओ, 0 से लेके कहां तक पूछा है इसने, मैम स्मॉल आर। स्मॉल आर। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। देखो इसने इक्वल्स टू नहीं बोला, यहाँ पर इसने ये नहीं बोला कि बराबर भी होना चाहिए, है ना, इसने स्मॉल ही पूछा है, तो स्मॉल ही होना चाहिए, तो मतलब लिमिट कहां तक लगाओगे, 0 से लेके स्मॉल आर ही लगाएंगे, कैपिटल आर नहीं लगाएंगे। समझ में आया कैपिटल आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसने हमें आर इक्वल्स टू आर नहीं पूछा, अगर ये आर इक्वल्स टू आर पूछता तो 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। हाँ, अब इसको इंटीग्रेशन करो भाई, क्या बनेगा, 4 पाई रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 5/4 आर स्क्वायर का कितना बनेगा, आर क्यूब बाय 3 माइनस इसका कितना बनेगा, आर 4/4। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि स्फीयर है हर मैम पॉइंट, ये कैपिटल आर कहाँ जाएगा, ये लगा ले बस, ठीक है। हम लिमिट, अब क्यों लिमिट पुट तो कर दी, यस मैम। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सरफेस एरिया बताओ क्या लिखोगे इसका, सरफेस एरिया 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर,
करो कट, क्या क्या कटेगा, 4 पाई कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसमें से मैं आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकती हूँ क्या? यस मैम। कितना कॉमन निकाले? आर स्क्वायर ही निकाले आंसर के हिसाब से, तो देखो यस मैम। क्यूब निकाल रखा है, क्यूब आर नहीं। क्यूब निकालो, 1/12 माइनस आर अपॉन 4r है, 5 है, सॉरी ये 5 भी तो है यहाँ पे, 5/12। तो क्या बचा देखो, ये आर स्क्वायर कट गया तो ये आर बचा यहाँ पे। E इक्वल्स टू डो नॉट आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 5/, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 5/12 तो। मैम 4 भी आ जाएगा कॉमन 1/4। मैम 4 आएगा कॉमन। अच्छा ठीक है, तो 4 कॉमन निकाल लो, तो ये फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, है ना? ठीक है, तो गॉसियन सरफेस का क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था, ये आना चाहिए, इजी था इसलिए दिया है, कुछ नहीं करना था, बस इंटीग्रेशन करनी थी, कुछ नहीं करना था इसमें, ये आना लगाना, ये लगाना आना चाहिए था बस गॉसियन सरफेस का। ठीक है, आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। तो क्या करना है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता है, वॉल्यूमेट्रिक है, तो हम चार्ज कैसे लिखेंगे, रो टीवी करके लिखेंगे, तो उस तरीके से लिख दिया ये। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो अब बोलो। हाँ हमें सर ये बता दो कि मतलब जब भी हम ये एलिमेंट कट करते हैं तो किस कंडीशन पे कट करते हैं? जब चीजें वेरिएबल होती हैं, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कोई जरूरत नहीं, उसके लिए तुमने ऑलरेडी डेरिवेशन किए हुए हैं, है ना? यहाँ पे तुम्हें डेंसिटी वेरिएबल दे दी ना आर पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इन चीजों में पहले छोटी चीज का निकाल के फिर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है मैम। हाँ, जब भी वेरिएबल चीजें आ जाए वहां पर इंटीग्रेशन करना होता है बेटा, और इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या चीजें लेनी होती है, एलिमेंट। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड बोलो। मैम हो गया था। मैम हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, ए लॉन्ग शेल कैरी positive charge density and negative charge density, the electric field lines around the cylinder. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी भाई, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो क्लोज लूप बना लेंगे, पॉजिटिव से नीचे जाते हुए डी वाला दिखेगा, है? थर्ड हो गया था। Yes, ma'am. यस मैम। बढ़िया, फोर्थ हो गया था, फोर्थ क्लास में कराया है, चौथा क्वेश्चन यस मैम हो गया। क्यूब Yes, वाला ma'am, कराया हो हुआ गया था, पिरामिड वाला कराया हुआ है, वो देखना क्लास, वो अच्छे क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला, फिफ्थ भी हो गया होगा, ई डॉट डी ए, एरिया Yes, ma'am. Yes, एंगल ma'am. 45 लेना पड़ेगा। छठा बताओ। मैम हो गया था। हो गया था मैम। Yes, ma'am. सबका हो गया? हाँ छठा, जी मैम। बढ़िया। मैम 7वां बता दो। 7वां नहीं हुआ, छठा कर लिया तुमने। 7वें में क्या दिक्कत आ गई? A long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge density rho, मतलब मेरे पास एक सिलेंडर है, कंटेन ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्मली समझ में आ रहा है क्या है, मतलब इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। ठीक है, इस तरीके से चार्ज बैठा हुआ है पूरे वॉल्यूम में, समझ आ गई? द रेडियस ऑफ दिस वॉल्यूम इज आर, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। एक चार्ज है स्मॉल क्यू जो कि क्या कर रहा है, इसके रिवॉल्व कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। भाई मेरे बच्चों क्या तुमने वो लीनियर चार्ज वाला नहीं पढ़ा? वो लीनियर चार्ज होता है, उस लीनियर चार्ज के चारों तरफ एक चार्ज भटकता है, क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे यहाँ? मैम वो ये 2 के चार्ज- लंबा आया। ये
ये चार्ज सर्कुलर मोशन में है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि किसके बराबर होगा? QE के बराबर। और यही QE फोर्स किसके बराबर आता है? इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ना, mv²/r। यस मैम। तो यही सेम कॉन्सेप्ट ही तो लगेगा यहाँ पे, कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर से मान लो कोई भी डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हिच इज QE, और यही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, mv²/r। क्या गड़बड़ आ गई इसमें? क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं निकाल सकते इस P पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट P पे, इस सिलेंडर की वजह से? इस सिलेंडर की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते क्या? गॉस लॉ आता है इन चीजों के लिए, गॉसियन लॉ सिखाया है ना, इन चीजों में Yes, ma'am. गॉसियन लॉ काम आता है। क्या होता है गॉसियन लॉ? देखो, E, मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक है, E.ds इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्यों कांस्टेंट आने वाली है? क्योंकि गॉस लॉ लगता ही तब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट पड़ा है ना। डॉट डी यस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड। बताओ भाई, इस गॉस, अब देखो चार्ज इनक्लोज्ड, ये चार्ज इनक्लोज्ड वो है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? अब देखो डेंसिटी में दिया हुआ है तुम्हें, तो अब Q क्या लिखोगे? रो इनटू अपॉन में। रो भी लिखोगे ना, यस मैम। अपॉन अपॉन एप्सिलॉन। रो तुम्हें दिया हुआ है। अब मुझे बताओ आप वॉल्यूम क्या लिखेंगे? सिलेंडर की वॉल्यूम बताओ। मैम पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर। r²। इसमें हाइट दे नहीं हुई तो आप HL जो मन कर रहा है वो मान लो, मैं L मान लेती हूँ, ठीक है। बताओ अब क्या लिखें? पाई r²L। मुझे बताओ r² कौन सा लोगे? स्मॉल r और कैपिटल R? मैम स्मॉल आर। स्मॉल आर। जो बच्चे स्मॉल r कह रहे हैं उनका मतलब ये है कि चार्ज इस वाले रीजन में भी है। क्या इस रीजन में चार्ज है? नहीं मैम। हाँ, देखो गॉश, तभी मैं कहती हूँ चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। अगर आप स्मॉल r ले लोगे तो स्मॉल r लेने का मतलब है कि इस पूरे रीजन में चार्ज भरा हुआ है, पर चार्ज तो सिर्फ इतने रीजन में है ना, r वाले में। तो यहाँ पर क्या लोगे? कौन सा r? कैपिटल R कैपिटल अपॉन एप्सिलॉन। बात समझ में आ गई? ये Yes, गड़बड़ ma'am. मत करना। Yes. हाँ, ओके, वेरी गुड। अब सरफेस एरिया बताओ, किसका सरफेस एरिया लिखते हैं? गॉसियन सरफेस का। अब गॉसियन सरफेस का एरिया बताओ। 4 पाई, ओहो सॉरी, स्फीयर नहीं है, सिलेंडर है। सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई RH, 2 पाई L। R बताओ क्या लूं? स्मॉल r और कैपिटल R? मैम स्मॉल आर। हाँ, कैपिटल नहीं बेटा, मैम इधर गॉसियन गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है ना। है। DS Okay, ma'am. क्या? हाँ, DS गॉसियन सरफेस का एरिया है, तो तुमने गॉसियन सरफेस तो स्मॉल r वाला बनाया ना, रेडियस का, तो 2 पाई RL है ना। क्या आया इसको सॉल्व करके बताओ? पाई एल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो कैपिटल R² अपॉन R एप्सिलॉन नॉट। और ये तुम्हें डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। 2/2। हाँ, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बेटा करवाया हुआ है, तुम्हें पता नहीं याद क्यों नहीं रहती चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये इसको क्या लिखोगे? QE इक्वल्स टू mv² अपॉन, अब बताओ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए स्मॉल r या कैपिटल R? गलत नहीं होना चाहिए मैम स्मॉल आर। मैम स्मॉल आर। स्मॉल r है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी वो वाली रेडियस जिसमें सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन कौन सा होगा? ये स्मॉल r वाला ही तो होगा, राइट। QE। अब बस तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। जिसको ये डिराइव नहीं करने आते, मैंने फॉर्मूले डिराइव करवाए हुए हैं, किताब कॉपियां खोल के देख लो। R से R मर गया, तो ये क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। मैम ये जो आपने इलेक्ट्रिक
हाँ मैम ये वाला जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है ये किसके लिए है? सिलेंडर के लिए? हाँ, सिलेंडर में जब पूरे में चार्ज बटा हो, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जब सिर्फ चार्ज किस में हो, सरफेस पे हो। ये दोनों मैंने करवाए हुए गॉसियन सरफेस की, खोल के देखना अपनी पीडीएफ, ठीक है। मैम ये सॉलिड सिलेंडर की तरह कंसिडर्ड होगा? हाँ सॉलिड सिलेंडर ही तो है। नहीं नहीं सॉलिड नहीं, सॉलिड कंडक्टर पे तो आउटसाइड रहेगा चार्ज, ये नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर में रहेगा ना अंदर चार्ज बेटा, कंडक्टर कैसे बना दिया तुमने। ठीक है मैम। सारे पिटोगे, ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो। मैम ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज अंदर रहता है। ठीक है बेटा, mv स्क्वायर ये आ गया तुम्हारा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ हाफ क्या करने का, अभी तो ये mv स्क्वायर ही आया है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आधा और करना पड़ेगा, कुछ देख लो क्या करोगे। मैम दोनों दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 करते हैं तो ये यस 4 मैम। हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रखा है। ठीक है, सही आ गया। ठीक है, जिसको फॉर्मूले डिराइव नहीं करने आते भाई, मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, तुम डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। बट याद कितनी चीजें करोगे, याद से बढ़िया है समझो कि डीएस क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड क्या है। आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें गॉसियन सरफेस थोड़ा समझ में आया होगा, इसलिए ही दिया था ये क्वेश्चन। ओके, अगला बताओ, आठवां। आठवां हुआ, हाँ जी मैम। नाइन्थ। यस मैम। नाइन्थ तो कर लिया होगा। करवा दो। अब ये नाइन्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, बिकॉज अगर 7वां सवाल समझ में आ गया तो 9th क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो इसमें भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा, सॉरी रो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस x। बताओ, x पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, x पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो ना अंदर की तरफ, सेंटर से x दूरी पे, यानी सेंटर से छोटे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये तुमने बाहर के लिए निकाला है ना। ये इसी का केस है जहां पर तुम्हें ये चार्ज दिया हुआ है जो कि वॉल्यूम में बटा हुआ है। अब तुम्हें ये क्या करना है, सेंटर से किसी r दूरी पे जाना है, यानी छोटा r। समझ में आई? यहाँ पर अब तुम्हें गॉसियन सरफेस काटना है। अब क्या लिखोगे आप, सिग्मा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू रो वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हुआ चार्ज इनक्लोज्ड। रो एज इट इज, वॉल्यूम कितना है भाई बताओ। यहाँ पर मैम भी तो छोटा छोटा आर वाला। हाँ, यहाँ छोटा तुमने सिलेंडर ही कट किया है, तो कितना होगा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एल। छोटा r स्क्वायर l। अब यहाँ पर दिक्कत नहीं आती क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो अब इसका सरफेस एरिया लिखोगे, गॉसियन का क्या लिखोगे, आई एम सॉरी अगेन 4 पाई r स्क्वायर लिख 2 पाई आर। हाँ, छोटा r ही आएगा, l आ जाएगा, हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या कट गया, पाई r से पाई r कट गया, क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड, l से l कट गया, आ गया। बोलो, यस मैम। तुम्हें आर दिया हुआ है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करा रखे हैं। अब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो। ये यहां से गया, ये यहां से गया, कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 आ गई। बी ऑप्शन है इसका। क्यों, गॉसियन सरफेस ये लगाना नहीं आता, ये फॉर्मूला गॉसियन सरफेस का सीखना पड़ेगा ये तो। मैम एक बार स्लाइड नीचे कर दें। नोट करने में मत लगे रहो, समझने में लगो, करने में लगे पड़े।
मैम हो गया। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हें अब समझ में मेरी तरफ से कंप्लीट है, और आई होप तुम्हारी तरफ से भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, हाँ। Yes. हाँ जी Yes, ma'am. अब एक उसका बताओ, मैम 10th वाला बता देना एक बार। कौन सा? मैम 10th। वो बताओ असाइनमेंट कौन सा है, नाम। मैम रेजिस्टेंस। हाँ, फ्लक्स। फ्लक्स का 10th। जब भी बता रहा करो बेटा, फिर पीडीएफ नहीं मिलती मुझे। टेंथ क्वेश्चन, टेंथ में क्या है? आपको एक वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, जिसकी सरफेस बाउंडेड है एक्स वाई जेड रीजन में। कोऑर्डिनेट दिए हुए एक्स के 0 to a, y का 0 to a, z का 0 to a, मतलब a इज द लेंथ। ठीक है, उसकी लेंथ हो जाएगी क्यूब की। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय दिस, यानी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात कैसी है, यूनिफॉर्म है, E इक्वल्स टू ई नॉट आई है, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी, देखो कांस्टेंट है, ए की वैल्यू बता दी। अब ये कह रहा है कि द चार्ज कंटेंट इन द क्यूबिकल वॉल्यूम इज दिस, इसका मतलब तुम्हारे क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। क्यूब के अंदर चार्ज कर, एक सेकेंड, द चार्ज कंटेंट इन द क्यूबिकल वॉल्यूम इज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई रीजन में है। ठीक है, द चार्ज कंटेंट इन द क्यूबिकल वॉल्यूम, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज। हाँ, देखो, द चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बताइए गॉस लॉ से इक्वल्स टू फ्लक्स। Yes, ठीक है, ma'am. फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया दिया हुआ है, तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DA. ई डॉट डी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को भी इधर ले जाओ। एरिया कितना हो जाएगा भाई क्यूब का, ए क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, ई नॉट इंटू आई कैप। ठीक है, डॉट एरिया किसमें हो जाएगा, एरिया तो ए क्यूब हो जाएगा क्यूब का। हाँ, Yes, ma'am. बस फिर आ गया, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म है, हटा दो, इस आई कैप की भी जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट इंटू ए क्यूब, ये आ जाएगा चार्ज। ठीक है, इसका मतलब है कि देखो, इसमें इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज है, इस क्यूब के अंदर ही कोई चार्ज रखा हुआ है, वो हमें नहीं पता कहाँ रखा हुआ है, लेकिन इससे बाहर निकलने वाली जो फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है कि इससे जो बाहर फील्ड निकल के आ रही है उसकी वैल्यू ये है। तुम बताओ कि चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। ठीक है, ये वाला सवाल। एरिया, बट ये तो हमने एरिया लेना है ना। सुनो, एक सेकेंड बेटा, देखो इस क्वेश्चन को ना ऐसे ऐसे समझो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में है,
आई कैप में है ना, यस मैम। वो भी प्लस आई कैप में, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर एक चार्ज रखा हुआ है फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होता है हमारा ई डॉट एरिया के, ठीक है, ई डॉट ए के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है तो मुझे एक बार बताओ, एरिया अगर मैं लिखती हूँ ये होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी कौन से सिर्फ फ्लक्स के एरिया होंगे जो तुम्हारे वो बनाएंगे, इस क्यूब का कौन सा एरिया होगा जो तुम्हारा फ्लक्स जनरेट करके देगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है तो। इसका मतलब एरिया भी किस में होना चाहिए, एरिया वेक्टर भी आई कैप में होना चाहिए, यानी थीटा का 0 होना चाहिए। बात समझ में आई? तुम लिखोगे यहाँ से ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई कैप में है ही, तो एरिया सिर्फ वही आएंगे जो आई कैप वाला होगा। तो आई कैप वाला कौन सा दिख रहा है तुम्हें, दिस वन, यस मैम। इसी का एरिया वेक्टर है जो पॉजिटिव आई कैप में है। तो यानी जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो इसी वाले रीजन की दे रखी है ना, इसी वाली फेस की, इस वाले फेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो ई नॉट। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ई भी आई कैप में है और एरिया भी आई कैप में हो जाएगा। तो अब एरिया क्या लिखोगे आप इसका, इस वाले का एरिया आप क्या लिखेंगे, ए क्यू। एरिया है ना, तो फेस का एरिया ए क्यूब थोड़ी होता है मैम ए स्क्वायर होगा ना। यस मैम, ए स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है ई नॉट आई, है ना। मैम यहाँ पे कॉर्नर पे रखा है ना चार्ज, ये तो पता ही नहीं है चार्ज कहाँ रखा है, ठीक है, चार्ज कहाँ रखा है ये नहीं दिया। उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बाहर आ रही है आई डायरेक्शन में वो दे रखा है। बात समझ में आ रही है? मैम कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 10वां 10th फ्लक्स का। चार्ज कहाँ रखा है ये नहीं दिया हुआ, बस ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है आई रीजन में, तो अंदर चार्ज कितना रखा है वो बताना है, ये सवाल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो तुम्हें दी है ई नॉट वो रख दो, एरिया वेक्टर भी आई कैप में ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ए यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा ना, अगर मैं ये ओरिजिन की मैम बात, फिर इससे आंसर नहीं आ रहा। हाँ ये एक्स वाई और ये तुम्हारा जेड में हो गया। एक सेकंड दे दो बस, ए स्क्वायर से नहीं आ रहा आंसर, नो मैम, पावर का डिफरेंस आ रहा है। पावर इसकी 14 है, हमारी 12 आ रही है। if A equals to 4 centimeter, the charge contained in the cubical volume, the value of Q. A स्क्वायर से आंसर नहीं आ रहा ना, मैम मैंने चेक करा था एक बार। देखो चेक करो, देखो A की वैल्यू 2 दे रखी है, करो एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं एक क्यूब से करा था। A क्यूब से क्यों कर लिया भाई, एक सेकंड रुको। मैम शायद उधर ई नॉट एक्स आई ए क्रॉस नहीं है वो। अगर ये आई कैप में है तो मतलब मेरा ये वाला रीजन जो होगा ये इसका, ये किस प्लेन में होगा, एक वाई जेड प्लेन में होगा, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन की बात हुई, तो वाई में भी मेरा कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ है, जेड में भी ए ही दिया हुआ है। मैम आई थिंक वो क्रॉस का साइन एक्स है। एक्स मैम वो जो क्वेश्चन में ई नॉट क्रॉस आई कैप है वो शायद एक्स हो। यस मैम वो क्रॉस नहीं है, वो एक्स मैम क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट है। अगर एक्स होगा तब तो आ जाएगा आंसर, यस मैम। क्योंकि फिर ये वाली वैल्यू काउंट हो जाएगी ना, ये वाला डिस्टेंस काउंट हो जाएगा फिर तो। मैम फिर डी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ तो आई थिंक क्वेश्चन हो सकता है ना, वरना एक, हाँ बोलो ई नॉट की वैल्यू जो है ना उसमें जो है ना हमें वो भी दे रखी है यूनिट न्यूटन पर कूलम, और उसमें मीटर इनवर्स है, मतलब ई के साथ जो है ना ए भी आएगा।
ओहो एक सेकेंड, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं है, हमने पूरा पढ़ा नहीं क्वेश्चन। ई नॉट आई कैप में ही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ई नॉट वाली वैल्यू है ना, वो खुद देखो क्या दी हुई है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, पर मीटर की दी हुई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट की दी हुई है, तो हमें उस यूनिट की भी निकालनी पड़ेगी कितने डिस्टेंस पे, तो इसीलिए वो ए ऐड होगा एक्स्ट्रा, ठीक है, ये नॉट इसीलिए ऐड होगा, ठीक है। फिर तो आ जाएगा बेटा, ये पर यूनिट का दिया हुआ है, तो यूनिट के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस लेंथ से, कितने लेंथ की बात हो रही है, तो ई नॉट इंटू एल कर देना उसमें, तो एल क्या है वही ए, ठीक है, ओके, वेरी गुड सुमित। मैम लेकिन फिर भी उसमें मिसप्रिंटिंग तो है, वो मल्टीप्लाई का साइन। हाँ अब बताओ रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, मैम रेजिस्टेंस वाले में क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ है ना, मैम फिर मेरे को पीडीएफ नहीं मिल रही, कोई शेयर करना पीडीएफ रेजिस्टेंस वाले की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोलो, मिल गई। मैम क्वेश्चन नंबर 8। मैम फिफ्थ 8 से पहले बताओ। मैम पांचवा। गर्ल्स ओम्स लॉ वाले में बताओ बेटा, अंजलि, पलक, कृतिका, मनीषा, ध्रुवी, समृति, राजिया। क्लास में सोते हो आप लोग? भाई तुम्हारी भी टीचर हूं मैं। धनंजय ने तो एक वो क्वेश्चन पूछ लिया, वो फिर गायब भी हो गए क्लास से। देखो भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं किसी को डांट दूं ना तो वो फ्रस्ट्रेशन होती है टीचर की, कि भाई इतना पढ़ाने के बाद भी, मैंने उस दिन कुलाम्स लॉ के शायद वो क्वेश्चन तुम्हें पेपर में दिए थे, आई डोंट नो कि तुमने वो जेन्युइनली करे हैं या कैसे करे हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर मैंने तुम्हें वो सवाल दिए हैं तो तुमने वो समझ के करे होंगे। अगर तुम बाद में ये पूछोगे कि मैम ये कैसे हुआ, और जबकि वो असाइनमेंट में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो फिर तो दुख तो होता ही है बेटा, ठीक है। तो कभी कभी जब तुम्हें तारीफ मिलती है तो डांट भी पड़ेगी कभी कभी। अब तुम्हारे 2.5 महीने रह गए हैं तो लगेगी डांट, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें। बस तुम फिर भी ये मत करना कि सवाल पूछने बंद कर दो, ढीठ बने रहो, सवाल पूछते रहो, ठीक है। नहीं मैम, हम बुरा नहीं मानते, आपकी डांस से मोटिवेशन आता है। हाँ बिल्कुल, मोटिवेट होते रहो। 2.5 महीने की बात है, बाद में तुम ही कहोगे मैम अच्छा हुआ आपने डांट दिया, पढ़ लिया हम कुछ, ठीक है धनंजय। यस मैम। हाँ बुरा नहीं मानते टीचर्स की बात का। चलो बताओ फटाफट कौन सा क्वेश्चन करवाना है। मैम 8। अरे सुन गया, 8 रुक जा, 8 वाला अब्दुल्ला रुक जा, अब तू नहीं बोलेगा कुछ भी, सीधा लास्ट खत्म ही कर देता है, उससे पहले वाले बच्चे भी हैं, बोलो बेटे। मैम पांचवा। हाँ ठीक है, 5th हो गया, और 5वां और छठा। छठा और 5वां, छठा और 8वां हो गया था। 8वां तो हो जाना चाहिए। 9वां नहीं हुआ होगा, जबकि मैं ये क्लास में कई बार करा चुकी हूँ। भाई तुमने 9वां कर लिया, सही बताओ। नो मैम। तुम कभी मेरी एक्सपेक्टेशंस के साथ, हो गया मैम। तुम्हें सही बताया, मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार कराया क्लास में? 9। मैम मैंने तो कर लिया, मुझे पता है। अरे ये पता मैंने क्लास में कराया है कि नहीं कराया? यस मैम, करवाया तो है।
10वां हुआ। यही 4 मेजर प्रॉब्लम है ना जो डिस्कस करनी है। मैम 10वां हो जाएगा। हो जाएगा। बाकी के लोग, शाजिया, समृतिका, अंजलि, हर्षित, सक्षम, मैम बता दूँ। शक्ल दिखाओ पहले तो, तुम कर क्या रहे हो। कौन आगे रोने पे उतर के, राहुल क्या हुआ किसकी। अच्छा गौरव, और गौरव को इतने महीनों से डांट रहे हैं आप, गौरव ने क्या इफेक्ट दिखाया है भाई। गौरव को कब से डांट खा रहा है बताना, खुशबू मैम की और मेरी है। पता नहीं मैम, भूल गया। तुझे क्या फर्क, तुझे तुझे क्या इफेक्ट पड़ा है, आया बड़ा। मैम मैंने बोला नहीं पढ़ता। हाँ उन्हें तो नहीं पड़ता, तू अपनी बता। तुझे खुशबू मैम कितना डांट रही है, हर्षी सर डांटते हैं, मैं भी डांटती हूँ। तुम में से किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा, गौरव की बात नहीं है, तुम में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने मजे कर रहे हो अपनी जिंदगियों में। हाँ अब्दुल्ला बता। यस। अरे बोल भाई अब। लड़कियां खुश हो गई इस बात पे। शायद बैकग्राउंड की वॉइस सुना रहा होगा। हाँ गर्ल्स मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेशक मैं टीचर हूँ, मैं भी तो लड़की हूँ। ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ बिल्कुल ये सही बोल रहा है गौरव, देखो टेंशन लेने में कुछ नहीं रखा, बिल्कुल इस बात से हम भी एग्री करते हैं कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट अभी इस टाइम पे तुम्हें अपने फ्यूचर की टेंशन लेनी चाहिए। अगर तुम इस समय अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं लोगे तो आगे जाके जो फिजूल की टेंशन की जो गौरव अभी बात कर रहा है ना, जिन टेंशन की गौरव अभी बात कर रहा है वो टेंशन तुम ना चाहते हुए भी लोगे। बात समझ में आई। आने वाले कुछ सालों में उन चीजों की टेंशन तुम ना चाहते हुए भी लोगे। तो अगर चाहते हो कि आगे की लाइफ चिल रहे तो ये 2.5 महीने जितना टेंशन लेना चाहते हो ले लो। भाई ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हें फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, तुमने मक्खियां मारी है क्या फिजिक्स की क्लास में बैठ के। हाँ फिजिक्स की क्लास में बैठ के तुम क्या करते हो। राहुल ऐसे क्यों बोल रहा है कि तुझे फिजिक्स नहीं आती, क्या नहीं आता तुझे फिजिक्स में। मैं तुम लोगों की स्कूल बंद करवा के तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें फिजिक्स पढ़ा दूंगी अगर ऐसी हरकत करोगे तो। मैम ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आगे के चैप्टर, नए चैप्टर क्या कह रहा है ये। देखो भाई तुम्हें अगर फिजिक्स नहीं आ रही है ना तो तुम्हें तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। मैं तुम्हें 10 सवाल करवा दूंगी, अब ये थोड़ी है कि वही 10 सवाल ही पेपर में आएंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। मैं कितनी मेहनत करवा लूं, मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ पर तुम ही नहीं करना चाह रहे।
मैम अभी आप कराओगे और क्वेश्चन? तुम कुछ कहाँ कराने देते हो? तुम मुझे टेंशन दे देते हो। तुम टेंशन नहीं ले रहे, तुम अपनी टेंशन मुझे दे जाते हो। अब मुझे लगता है मैम वो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा था मैं। अब मुझे लगता है कि बच्चों को कुछ नहीं आता। अरे अब्दुल्ला, तुझे क्वेश्चन नंबर 8 की पढ़ी है, इनको देख कुछ नहीं आ रहा। भाई बच्चों ऐसा मत करो प्लीज, पढ़ लो, ठीक है? पढ़ना शुरू कर दो भाई तुम लोग। मैम आज तो पेपर डिस्कशन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अब्दुल्ला, इसका 8 करवा दो पहले, रुक जा। इसका 8 कराती हूँ बेटा, वरना ये तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं होने देगा। मैम मैंने उस टाइम पे नहीं बोला, जब आप नहीं करवा रहे थे तो मैंने बोला। कोई बात नहीं अब्दुल्ला। फिजिक्स पढ़ लो, पेपर अगर टफ साइड आ गया ना तो बैठ के रोगे पेपर में, पहले ही बता रही हूँ। और जो तुम्हारी आदत है ना गिव अप करने की, ये तुम्हें लाइफ लॉन्ग में ले बैठेगी। आगे जाके कितना कंपटीशन है पता है? जेई में अगर क्वालिफाई कर भी लिया जैसे तैसे, उसके आगे भी बहुत कंपटीशन है। तो गिव अप करने की आदत तो कभी होनी नहीं चाहिए किसी बच्चे में। उठना, उठ के जितनी बार गिर के जितनी बार उठोगे ना उतना निखरोगे। तो ये कह रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज बता दो। तो कैपेसिटर पे चार्ज का मतलब है कि मुझे इस कैपेसिटर के चार्ज का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर इनटू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो मेरे को भाई इस एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ए और बी का। ठीक है, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो इस सर्किट का करंट निकालेंगे, तभी तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाऊंगी हर पॉइंट का। इस पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इस पूरे सर्किट का करंट निकालना होगा। तो करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? V इक्वल्स टू आई आर। मैम 8 एम्पियर है करंट। हाँ, तो आर इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट देखो कितना आ जाएगा, इस ब्रांच में तो जाएगा ही नहीं, 2 से सीधा 8 में चला गया। तो 2 और 10 किस में हो गए? सीरीज में, यानी 12। फिर बेटा 12 और 4 किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। बात समझ में आ रही है? देखो ऐसा सर्किट हो जाएगा ना, 2 वाला 10 में जाएगा करंट, तो ये दोनों सीरीज में हो गए है ना। तो यानी ये 12। अब 12 और 4 किस में हो जाएंगे बेटा? पैरेलल में। 12 और 4 का कितना बनेगा? मैम 3। 3। और 3 और 6 किस में हो गए? सीरीज में। तो V इक्वल्स टू आई आर। V 72 है, तो 6 और 3 ये सीरीज में हो गए, यानी 9। तो 72/9 करंट कितना आ गया? 8 एम्पियर। 8 करंट आ गया। अब देखो करंट, अब करंट बांटना है बस। इस ब्रांच से 8 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा I1 और कुछ यहाँ जाएगा I2। तो जो I1 यहाँ जाएगा वो इसमें चला जाएगा I1। तो तुम्हें I1 निकालना पड़ेगा कितना आ रहा है। या एक काम, भाई करंट तो निकालने पड़ेंगे, I1 और I2 निकालो कितने कितने आ रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें तुम्हारा जा रहा है 12। I1 6 एम्पियर होगा और I2 2 एम्पियर होगा। देखो I1 कैसे निकालोगे भाई? ये पूरा 10 और 2 12 है, और 4 4/12 मल्टीप्लाई 8 है ना। मैम ये 16 नहीं होगा टोटल R1 प्लस R2 करके? 12 + 4, हाँ 16। तो अभी 8 दूनी 16, और ये कितना हुआ? 2 आ गया I1। फिर I1 2 आ गया आई थिंक, है ना। तो ये 2 एम्पियर। I2 आया मैम, मुझे पूरा 12 नहीं लेंगे? तो 12 ही तो है ये। रुको, 10 और 2 12 था ना, तो मैंने 12 ना लेके 4 लिया है, तो I1 ही तो आया है। तो मैम I2 है ना मैम 4 वाला तो।
अरे अब्दुल्ला, करंट में इनवर्सली लेते हैं भाई रेजिस्टेंस का। अगर I1 निकालना चाह रहे हो तो ऊपर तुमने 4 लिया है तो इसका मतलब इनवर्सली है ना, प्रोपोर्शनल। तो I2 वाला लिया है तुमने रेजिस्टेंस 4, बट निकला ये I1 है, इनवर्सली लेते हैं। कैसे करेंगे फिर सवाल, जब यही नहीं पता अभी इनवर्सली लेते हैं इसमें। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है, भूल गए क्या? हाँ मैम याद है। हाँ, तो ये I1 कितना आया? 2। I1 2 है तो I2 कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। ये लो, तुम्हारे पास हर सर्किट का, हर ब्रांच का करंट आ गया। तो V इक्वल्स टू IR नहीं निकाल सकते क्या आप तुम? यहाँ पे कितना जा रहा है? 10 ओम में करंट 2 जा रहा है, तो यहाँ पर V इक्वल्स टू IR कितना हो जाएगा? इसका पोटेंशियल 20 हो गया ना, 20 वोल्ट। हाँ, I1 2 आ गया ना, तो यानी यहाँ Yes, पर ma'am. V इक्वल्स टू IR 20 वोल्ट आ गया। तो ये अगर इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग में। तो चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस 10 मल्टीप्लाई 20 वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर। कितना आ गया ये? 10 माइक्रोफेराड है ये, तो ये कितना आया? 200 माइक्रो कूलम। अब्दुल्ला क्या Okay, दिक्कत मैम। आ गई? V इक्वल्स टू IR करना। मैम करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टेक कर दी थी। हाँ, हमने करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टेक कर दी थी। इनवर्सली होता है, याद रखना, करंट इनवर्सली बढ़ता है। और कुछ नहीं, और अब अगली बारी क्लास में करेंगे, ठीक है? तो और ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, बेटा बेसिक आना चाहिए। अगर ऐसी गड़बड़ करोगे कि मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में गलती कर दी, अभी हमें गॉस लॉ लगाने नहीं आ रहे हैं, तो यही सब सीखना है। समय लग रहा है तो यही सब सीखेंगे इसमें, है ना? इस दौरान जेई में गलती नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड राहुल। एटम और ड्यूअल नेचर नहीं हो रहा, करेंगे उसको भी, अभी टेंशन मत ले, पीवाई क्लास में बैठ के करवाऊंगी। एक बार तुम्हारा ये हो जाए रिवीजन का, ठीक है? एक एक क्वेश्चन क्लास में बैठ के करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत। तुम भी मेहनत कर लो, ये मेरे भरोसे मत रहो कि मैं ही तुम्हें सब कुछ कराऊंगी, थाली में परोस के दूंगी, उससे भी मेहनत। हाँ मैम मैग्नेटिज्म का रिवीजन होगा? अगर तुम सिलेबस करवा, मेरा सिलेबस हो जाएगा तो ही तो रिवीजन करा पाऊंगी, ठीक है? यस मैम। हाँ, करा दूंगी रिवीजन, टेंशन मत लो। मेरा हमारा सिलेबस हो चुका है, बस एक